सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन बच्चों। तो आज हमारा CTQ का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारा लेक्चर नंबर 7 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ओके, तो आज भी हम रैंक के ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमने पहले पहले बेसिक के क्वेश्चंस देखे थे, फिर हमने इनवर्स के क्वेश्चंस देखे, फिर हमने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस देखे, और जो लास्ट क्लास हुई थी लेक्चर नंबर 6 उसमें हमने रैंक के क्वेश्चन देखे। वो क्वेश्चन डायरेक्ट थे, हमने मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था और रैंक हमने निकाला था। आज जो मैं 3 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा उसमें हम ये देखेंगे कि हम रैंक की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम क्वेश्चंस में, स्पेशली जो गेट के क्वेश्चंस हैं उसमें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही यूजफुल है। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारी प्रॉपर्टीज नोट करवाऊंगा और आपको भी ये प्रॉपर्टीज अपनी नोटबुक में नोट करनी है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं क्या है। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इफ, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, इफ फॉर ए मैट्रिक्स रैंक इक्वल्स बोथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश। ओके, तो यहां पे देखो क्वेश्चन में बोला क्या है उसको समझने की हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। ओके, यहां पे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या, सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक लेटर से मैट्रिक्स है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ओके, लेटर से इसकी साइज क्या है, m क्रॉस n। इसकी साइज क्या है, m क्रॉस n, मतलब इसके m रोज हैं और n कॉलम्स है। अभी इसने क्या बोला है, इसका जो मैट्रिक्स है ये a जिसका साइज है m क्रॉस n, इसका रैंक क्या है, m के और n दोनों के बराबर है। ओके, आई इतनी बात समझ में। इसने क्या बोला है, इसका जो रैंक है वो m के भी बराबर है, इसका जो रैंक है वो n के भी बराबर है। ये तभी हो सकता है बच्चों जब m और n दोनों क्या हो, सेम हो। m और n दोनों क्या हो, इक्वल हो बच्चों। ओके, और हमारे पास अगर मैट्रिक्स है, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, तो उस मैट्रिक्स को बेटा क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसमें से हमें यह पता चल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है बच्चों कौन सा मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो बेटा गिवन दिया गया है मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, लेटर से हम इस मैट्रिक्स को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जिसका साइज क्या है, n क्रॉस n। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास, हम क्या बोलते हैं, अभी देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कैसे इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझो। लेटर से मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज है 2 क्रॉस 2। ओके, जिसका साइज क्या है 2 क्रॉस 2। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है बच्चों। ऑर्डर क्या है, 2। ओके, ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 है। तो मैं जैसे ही आपको बोलूं हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब उसका साइज क्या होगा, 3 क्रॉस 3। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 100 है, इसका मतलब उसका साइज क्या होगा, 100 क्रॉस 100। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है उसका साइज क्या होगा बेटा, 2 क्रॉस 2। हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका, यहां पे मैंने 2 एग्जांपल के लिए लिखा है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, n होगा। ऑर्डर क्या होगा, n होगा। इसलिए हमारे मैट्रिक्स का साइज क्या है, n क्रॉस n। हमारे मैट्रिक्स का साइज क्या है बेटा, n क्रॉस n। ओके, अभी यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको यहां पे नोट करनी है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका रैंक जो आया है वो ऑर्डर के बराबर ही है, तो इस केस में हम बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स होगा इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। ये क्या होगा बेटा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। ओके, इसी में ही दूसरा केस हम देखते हैं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, और इसका जो रैंक है वो ऑर्डर से कम है, मतलब n से कम है, उस केस में इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 100% जीरो होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ बच्चों यहां तक आपको। तो हमने यहां पे 2 चीजें, ओके, सबसे पहली चीज हमने यहां पे क्या नोट की, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के भी बराबर है और नंबर ऑफ रोज के भी बराबर है। ये तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होंगे,
बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, वो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हमने क्या देखा, हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका साइज है n क्रॉस n, तो उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, n होगा। ऑर्डर क्या होगा, n होगा। इतनी बात आई समझ में, क्लियर हुआ। तो अभी ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेटर से जिसका साइज है 2 क्रॉस 2, ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज है 2 क्रॉस 2 और उसका रैंक भी आ गया 2, उसका रैंक भी क्या आया 2, मतलब रैंक ऑर्डर के बराबर हुआ। क्योंकि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका साइज है 2 क्रॉस 2, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। और अगर उसका रैंक भी 2 के बराबर आ गया, मतलब ऑर्डर के बराबर आ गया, तो 100% उस मैट्रिक्स का बेटा डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो, और हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेटर से जिसका साइज है 2 क्रॉस 2 और उसका रैंक आ गया 1 जो कि ऑर्डर से कम है, तो 100% उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात। अभी हमारे क्वेश्चन पे जाओ, देखो कौन सा केस हमारा बन रहा है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ फॉर अ मैट्रिक्स रैंक इक्वल्स बोथ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज ओके। तो हमारे केस में क्या बोला है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक किसके बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ओके, लेटर से हमने पहले कंक्लूजन क्या निकाला, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ओके, तो देखो हमारे पास अगर मैट्रिक्स है जिसका साइज है n क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर, और इसने क्या बोला है, इसका जो रैंक है वो n के बराबर है। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है। तो हमारा पहला केस आएगा, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आई इतनी बात समझ में, ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, लेट अस से इस क्वेश्चन में ऐसे समझो कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3 क्रॉस 3, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। और मैंने आपको क्या बोला, एक इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है। इसका मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 3 के इक्वल होगा, और 3 ही इसका क्या है, ऑर्डर है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, मतलब ये मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये वाली जो आपको प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखवाई है, इसको अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आएगी। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। और कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं, वो इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, इसमें हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 आज का लेक्चर नंबर 7 का, क्या बोला है, लेट ए बी ए 4 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स विथ रैंक 2। ओके, तो यहां पे बेटा क्या बोला है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका साइज क्या है, 4 क्रॉस 3। 4 क्रॉस 3 मतलब इसके 4 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ओके, रियल मैट्रिक्स विथ रैंक 2। रियल मैट्रिक्स का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स इसके रियल नंबर्स होंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसने क्या बोला है, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट। तो 4 स्टेटमेंट्स क्या बोले, ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका साइज है 4 क्रॉस 3 और उसका रैंक है 2, तो इस केस में बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब ये बोला कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, क्या ऐसा होगा, जो मैट्रिक्स है ए उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका रैंक 2 के बराबर होगा, या लेस देन 2 होगा, या ग्रेटर देन 2 होगा, या 1 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ओके, तो चलो इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे, आइए आगे समझते हैं। ओके, इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए 4 क्रॉस 3, ओके, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स के रिलेटेड था, लेकिन ये जो अपना क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बेटा। ओके, और इसमें क्या बोला है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका साइज है 4 क्रॉस 3 और इसका रैंक क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। रैंक बेटा क्या दिया गया है,
2 दिया गया है। ओके, अभी एक बात ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये नोटबुक में नोट करना, आने वाले क्वेश्चन में भी काम में आएगा। अगर हमारे पास एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो मैट्रिक्स है उसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस केस में उसका मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकता है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पे ध्यान दो, जो हमारा रैंक होगा इस केस में ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4,3। ओके, आई इतनी बात समझ में। अगर हमारे पास एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उस केस में उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक होगा उसके लिए आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में से छोटा नंबर कौन सा है, वही मैंने यहां पे लिखा है, मिनिमम ऑफ 4,3। इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है बेटा, इसमें हम क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है इसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। या तो इसका रैंक 3 होगा जो कि मैक्सिमम पॉसिबल रैंक है, या तो 3 से कम होगा, वो कुछ भी हो सकता है, 3 से कम, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 0 सिर्फ नल मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो फिर 1 होगा। ओके, और लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए, लेकिन इसमें इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि रैंक 2 है, इसका रैंक 2 वैलिड है, क्योंकि 3 या 3 से नीचे कोई भी रैंक होगा वो इस मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। हमारे क्वेश्चन में हमें बोला गया है रैंक ऑफ ए इज 2, रैंक ऑफ ए इज 2। अगर रैंक ऑफ ए इज 2 है तो बताओ इस मैट्रिक्स को अगर रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज भी कितने होंगे बेटा, 2 ही होंगे। क्या होंगे, 2 ही होंगे। अभी एक प्रॉपर्टी याद रखना, एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, रैंक ऑफ ए is equal to rank of A into A transpose is equal to rank of A transpose into A। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसका रैंक हमें पता है, तो अगर हम A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा बेटा उसका भी रैंक A के बराबर होगा। ओके, और अगर पहले ट्रांसपोज लेके उसको A के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका रैंक भी बेटा किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ओके, यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, रैंक ऑफ ए तो दिया गया है हमें 2 बताया गया है। ओके, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। अभी वापस जाओ 4 ऑप्शंस में से और देखो कौन सा ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। हमने यहां पे कंक्लूजन क्या निकाला, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 2 के बराबर है। तो आओ, ठीक है, ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज 2 के बराबर आएगा, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। ओके, 2 से ज्यादा नहीं, और 1 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं, हमने निकाल दिया, हमने 2 निकाल दिया। ओके, ठीक है, तो इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी को अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स से ए, ओके, हमारे पास एक मैट्रिक्स से ए, उसका अगर रैंक आपको पता है, तो अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स जनरेट करोगे, उसका रैंक भी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था ए उसके बराबर ही होगा। आई इतनी बात समझ में। ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे हमें गेट की, ये वाली प्रॉपर्टी गेट में बहुत ही यूजफुल होती है, इससे बहुत ही आपको यूजफुल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो डायरेक्ट वो क्वेश्चन आप बना सकते हो। आई इतनी बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, वहां भी यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ओके, यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। चलो अभी यहां पे देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, मोस्टली जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया होगा और रैंक बोलेगा निकालो, तो आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चंस में ही आएंगी, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसी में ही आपको दिक्कत आती है। दिक्कत प्रॉब्लम इसलिए आती है बच्चों, क्योंकि आपको जो गिवन क्वेश्चन में सेंटेंस दिए गए हैं उनको आप डिकोड नहीं कर पाते। एक बार मैथ्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया,
जो गिवन सेंटेंस है क्या पूछना चाह रहा है, क्या दिया गया स्टेटमेंट में, वो डिकोड कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, और ये आपको भी पता चलेगा मेरे साथ जब इस मैथ्स की सीरीज में हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। द रैंक ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स सी विच इज इक्वल टू ए बी, ओके, found by multiplying a non-zero column matrix A of size 3x1 and a non-zero row matrix B of size 1x3 is। इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, अभी आपको बताऊं इसमें क्या बोला गया है। इसने सिंपली ये बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इसने बोला इसके पास एक मैट्रिक्स है A जो कि एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3x1। इसके पास एक दूसरा मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी जो कि नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है जिसका साइज है 1x3। इसने क्या किया ध्यान से सुनो, मैट्रिक्स ए को और मैट्रिक्स बी को दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। वो इसके पास इस हाथ में ए है इसके पास जो कि कॉलम मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3x1, इस हाथ में मैट्रिक्स बी है जिसका साइज है 1x3, ओके, जिसका साइज है 1x3। इसने क्या किया, दोनों हाथ को मिला लिया। दोनों हाथ को मिलाने का मतलब है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स बेटा जैसे ही मल्टीप्लाई किया है तो एक नया मैट्रिक्स जनरेट हुआ सी। तो उस जो नया मैट्रिक्स सी जनरेट हुआ है उसका रैंक क्या होगा वो इसने यहां पे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, ओके, कैसे करेंगे इसको समझो। ये मैं सॉल्यूशन यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, ओके। सबसे पहले हमें सी, ओके, सी क्या होगा, ए बी। अभी इसने क्या बोला है, ए जो है, अभी ध्यान से समझना, चीजों को समझना। ए क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसका साइज है 3x1, ओके, जिसका साइज क्या है बेटा 3x1। और इसने दूसरा ये बोला है कि ये क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है इस मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होगा, ओके। लेटर से आप ऐसा भी मान सकते हो, ए इज इक्वल टू, ये कॉलम मैट्रिक्स है, देखो ये कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिंगल कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मान लेता हूं 1 0 0, ये मैं सिंप्लीफाइड नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ले रहा हूं। आप तीनों एलिमेंट्स नॉन जीरो ले सकते हो, 1 2 3 1 1 1, वो आपके हाथ में। ये समझाने के लिए मैं ऐसे ले रहा हूं, ओके। चलिए ठीक है, अभी देखो ध्यान से देखना है ना, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझो। ये जो मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए बेटा है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या होगा, 3,1, ओके, मिनिमम ऑफ 3,1, ठीक है। यहां पे देखो, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, मिनिमम ऑफ 3,1, ओके, ठीक है। तो 3 और 1 में से मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो इसका रैंक जो होगा वो 1 होगा या 1 से कम होगा। रैंक नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका रैंक या तो 1 होगा या तो 0 होगा। लेकिन हमें पता है जो 0 रैंक होता है वो किसका होता है बेटा, 0 रैंक, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 0 रैंक सिर्फ एक ही मैट्रिक्स का पॉसिबल है। 0 रैंक सिर्फ एक ही मैट्रिक्स का पॉसिबल है। कौन सी मैट्रिक्स का, जो कि नल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में बोला है ये नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब इसका रैंक 0 नहीं हो सकता। इसका रैंक 100% क्या होगा, 1 होगा। इसका रैंक 100% क्या होगा बेटा, 1 होगा, ओके। अभी आ जाओ मैट्रिक्स बी पे। मैट्रिक्स बी एक क्या है, रो मैट्रिक्स है, ओके। नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, नॉन जीरो रो मैट्रिक्स। नॉन जीरो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होता है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नॉन जीरो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें, इस मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनो, इस मैट्रिक्स में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा ही, ओके। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, ओके। चलो, तो मैट्रिक्स बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल रो होंगे, एक रो 3 कॉलम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1 0 0। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ो। इसका साइज क्या है, 1x3, तो इसका मतलब इसका भी रैंक क्या होगा, 1 ही होगा। इसका भी रैंक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो। सी हमने कैसे बनाया, a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके। a का साइज क्या है, a का साइज था 3x1, b का साइज क्या है 1x3, तो c का साइज क्या होगा 3x3। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। c का साइज क्या होगा 3x3। आ गई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात,
ओके अभी यहां पे ध्यान देना, हमारे पास सी क्या है बेटा, सी इज इक्वल टू ए बी। तो जो रैंक ऑफ सी होगा ना बेटा, ये प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो स्टार मार के। जो रैंक ऑफ सी होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए कोमा रैंक ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है इसको ध्यान से समझो। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका रैंक हमें पता है, हमने निकाल लिया 1। हमारे पास एक मैट्रिक्स है बी, उसका भी रैंक हमने निकाल लिया 1। अभी मैंने क्या किया, एक नया मैट्रिक्स बनाया। नया मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। यहां पे दिख रहा है सी, सी एक नया मैट्रिक्स है। कैसे मैंने बनाया सी को, ए और बी को मल्टीप्लाई करके, और ए और बी का रैंक मुझे पता है। तो उस केस में मुझे यह पता लग सकता है कि जो C है उसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या होगा। ठीक है, जो C है उसका मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या होगा। एग्जैक्ट रैंक मैं नहीं पता लगा सकता, एग्जैक्ट रैंक आपको जब मैट्रिक्स पता होगा C तो ही आपको पता लगेगा, या सर्टेन कंडीशंस में इनडायरेक्टली भी पता लग सकता है। लेकिन एट दिस जंक्चर ऑफ टाइम मुझे सिर्फ इस बात में मुझे इंटरेस्ट है कि अगर मुझे मैट्रिक्स ए का रैंक पता है, मुझे अगर मैट्रिक्स बी का रैंक पता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल रैंक सी का क्या हो सकता है, मैं बस इस बात में इंटरेस्टेड हूं। और वो यहां पे हम इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, रैंक ऑफ सी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए क्या आया 1, रैंक ऑफ बी क्या आया 1। इन दोनों में ये तो दोनों इक्वल नंबर है, मतलब मिनिमम भी क्या होगा 1 ही होगा। तो रैंक ऑफ सी बेटा क्या होगा 1 होगा या उससे कम होगा। अभी हमने सीखा था कि रैंक नेगेटिव नहीं होता, रैंक इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर ऐसा भी बोल सकते हो। ओके ठीक है, चलो अभी यहां पे देखो, नॉन जीरो अगर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो नॉन जीरो। ओके, या तो ऐसा बोल सकते हैं जनरली कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव जब बोलते हो तो जीरो इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो रैंक ऑफ सी हमने क्या कंक्लूजन निकाला, 1 होगा या उससे कम होगा। तो अभी बात ये आती है कि रैंक ऑफ सी मतलब 0 होगा या रैंक ऑफ सी 1 होगा, क्योंकि ऑप्शंस में देखो दोनों है, 0 भी है 1 भी है। यहां पे ध्यान दो। ओके, ऑप्शंस पे जाएंगे तो 2 और 3 तो नहीं सकता, दो ऑप्शन दिए गए 0 और 1। तो ये हमें कैसे पता लगेगा वो हम यहां पे निकालेंगे। देखो अगर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एक कॉलम नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है और नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एटलीस्ट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा ही। वो आप कर सकते हो। देखो मैं यहां पे करता हूं। ओके, यहां पे देखो। ओके, सी क्या है, सी इज इक्वल टू ए क्या है अपना 1 0 0। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा ले लिया, आप कैसे भी ले सकते हो, 0 1 0 कैसे भी ले लो। ओके ठीक है, या 1 2 3 ऐसे भी ले सकते हो। यहां पे मैंने लिया 1 0 0। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। देखो कैसे, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। ओके, तो यहाँ पे आपको सी में क्या दिख रहा है, एक एलिमेंट नॉन जीरो दिख रहा है, मतलब ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो बेटा इसका रैंक क्या होगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ओके, नॉन जीरो मैट्रिक्स है मतलब उसका रैंक जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन पॉसिबल है कि रैंक ऑफ सी क्या होगा बेटा 1 होगा। रैंक ऑफ सी क्या होगा 1 होगा। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ ये बात क्लियर हुआ बच्चों। रैंक ऑफ सी हमेशा क्या होगा बेटा 1 होगा इस केस में। और इसी के साथ हमारे आज के तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे कंक्लूड होते हैं। लेकिन आज के लेक्चर की खास बात क्या रही, हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया और गेट के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ओके, तो यहां पे हमारा रैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहां पे खत्म होता है। जो कल परसों लेक्चर आएगा CTQ नंबर 8, उसमें हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें मैं 3 4 5 क्लास लूंगा। उसके बाद हम जाएंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। तो चलो बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर से मिलेंगे कल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ। थैंक यू।